अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन हम आज ये डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉ और कानून के बारे में बात करेंगे, जिसको हम एक फ़र्ज़ी बात ज़हन में रखकर और कुछ अपने ख़्याल और तसव्वुर के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे जो हर फ़ॉर्मूले पे परफेक्ट आएगी। इसके बहुत से कवानीन हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स के बहुत सारे कवानीन हैं, ओह्म्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, किरचॉफ लॉ, न्यूटन थ्योरी और भी कई सारे हैं जो उसको अगर हम ये तसव्वुर ज़हन में कर लें तो एक सादा सा आदमी जिसको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, वो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर सकता है, बहुत दिलचस्पी से कर सकता है। अगर हमको यूँ ही इसको तसव्वुर करके समझने की कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आप समझें जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को समझता हूँ, तो आप मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी लेने लगेंगे और कोई भी सर्किट को फाल्ट ट्रेसिंग के आसानी से कर सकेंगे अपने तरह के काम छोटे बहुत और यूपीएस वगैरह चार्जर में ये छोटे-मोटे पार्ट आप निकाल सकेंगे। नाज़रीन ये हमारे साथ एक सर्किट है जिस तरह ये सारे सर्किट एक या तो हमारा एसी से डीसी बनाती है, वोल्टेज रेगुलेशन करता है, कन्वर्टिंग करता है और हमारी चार्जिंग वगैरह करता है, अडॉप्टर बनाते हैं। यानी इसका काम है, आप यूँ समझिए, इसको एक किंगडम समझिए। इसमें ये जो कंपोनेंट है इसको अब आप देखेंगे कि आपको पता नहीं है तो आप परेशान होंगे। इसको समझना काफ़ी आसान है, आप मुश्किल नहीं है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में आपको काफ़ी सलाह देगा। ये तो सबको पता है, प्लस माइनस अट्रैक्शन करता है। इस तरह ये रिपल्शन करता है। दूसरी बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि माइनस प्लस की तरफ जाएगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगा। इसी तरह क्योंकि हम माइनस को मैंने आपको बताया कि माइनस को आप ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स समझिए और प्लस को आप होल समझिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में जो होता है उसको मूवमेंट देना काफ़ी आसान है, जबकि होल्स को जो कुव्वत लगता है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए वोल्टेज ड्रॉप और इसके बारे में आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें बहुत कवानीन हैं जिसमें अहम का हम जिक्र करेंगे थोड़ा मुख्तसर से। एक है ओहम्स लॉ जो काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी आसान है। V/IR ये क्या बताता है कि वही तुम्हारा वोल्टेज होगा जो रेजिस्टेंस और एम्पेयर से निकाले जाएगा, तो वो तुम्हारा वोल्टेज होगा। इस तरह मैं इसकी गहराई में नहीं जानना चाहता, लेकिन इतना जानो कि वोल्ट वही होता है जो रेजिस्टेंस और एम्पेयर से निकला हो। ये रेजिस्टेंस है और एम्पेयर क्या होता है? ओहम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज और रेजिस्टेंस को तकसीम करके जो आता है वो हमारा एम्पेयर्स होता है। अच्छा जनाब, ओहम्स लॉ हो गया। इसी तरह एक और है किरचॉफ लॉ। लॉ में दो लॉ है, एक इसका करंट लॉ है और दूसरा इसका वोल्टेज लॉ है। एक ओहम लॉ हो गया किरचॉफ लॉ। सीधी तरह आसान सा समझो, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में समझना है तो समझिए। ये किरचॉफ लॉ क्या बताता है? किरचॉफ लॉ हमको बताता है करंट लॉ में और वोल्टेज लॉ में। वो ज़्यादा बात नहीं करता, वो बोलता है साइन ऑफ सबमिशन इन आउट ये सेम होता है। किसी नोड में अगर जितना वोल्ट आ गया तो वही निकलेगा, करंट आ गया तो वही निकलेगा। किसी भी नुक्ते में मिलता है तो निकलने वाला और आने वाला दोनों बराबर होता है। ये बहुत आसान सा है। यूँ समझिए कि हमारे साथ एक
लूप 1 लूप 2 है। इधर जो इंटर हुआ वही सेम उसमें निकलेगा। आगे अगर दो रेजिस्टेंस लगे हो तो उसका एम्पेयर और वोल्टेज इसी तरह, जिस तरह आपको पता है कि सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है और करंट गिरता है, तो वही अगर हम इसको तकसीम ज़रब कर दे, क्यों नहीं समझेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा समझो को I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। यूँ समझो कि I1 हमको पाया गया 0.6, तो दूसरा हमको कुछ इस तरह समझे आएगा, दो रेजिस्टेंस की ताकत, तो इससे ये आ गया और ये 0.6 आ गया। जहाँ तक हमको है कि एक बात जहन में रखना चाहिए, निकलने और आने वाला एक ही रास्ता होता है तो वो सेम होता है। ये हमको एक इक्विलिब्रियम दिखाता है इस निज़ाम इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि यहाँ जो निकला वही, क्योंकि ये इजी वे है, इजी बात है। रेजिस्टेंस इधर है, कुछ गड़बड़ हो जाती, वोल्टेज ड्रॉप होता है या कुछ होता है या कुछ इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते, इधर कुछ भी नहीं है। इस नोड में कुछ सादी सी बात है कि निकलने वाला और आने वाला दोनों बराबर होता है। वोल्टेज हो गया एक इसका जंक्शन रूल या लूप से जानते हैं। ये एक लूप है, दूसरा लूप है, ऐसा निकलेगा। जो आया जो गया वो सेम होता है, हमें मज़ीद जानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और लॉ है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बताता है? ये अगर एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है, अब हम जो चूंकि कहते हैं कि अपोजिट से अट्रैक्शन होती है, सेम पोल से रिपल्शन होती है, तो हम इस कानून के मुताबिक ये समझते हैं कि ये अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी, लेकिन कितना होगी, वो डिवाइड होगा R2S स्क्वायर से, जो डिस्टेंस को जाहिर करता है। ये कूलम्स लॉ का एक स्टेटमेंट है जो हमको बताता है कि ये सेम हमारे न्यूटन्स लॉ की तरह समझो इसको। काफ़ी ईजी है, हमें बस ये बातें जहन में रखना चाहिए कि कूलम्स लॉ ये बताता है। बाकी वक्तन फ़वक्तन आपको कैसे ज़रूरत पड़ेगी, कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो हम इसकी थ्योरम से और इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको समझाएंगे। लेकिन थोड़ा सा उसका झलक जहन में रखना चाहिए कि कूलम्स लॉ हमको क्या बताता है। खाली उसका ये याद हो या याद ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जानो कि कूलम्स लॉ हमको क्या बताता है। सिंपल सी बात मान लो। अच्छा, एक और लॉ है फ़ैराडे क्या बोलता है? कुछ भी नहीं, बस एक हमारा इंडक्टर बाबू है, जब उसको मैग्नेटिक फल्स आते हैं तो वो हाई फ्लक्स क्रिएट कर देते हैं। अब लेकिन फ़ैराडे लॉ ने ये मेंशन नहीं किया था, इसकी अक्सर हम वैल्यू गैल्वानी मीटर में या प्रॉब्लम निकालने के वक्त माइनस से जो डिनोट किया जाता था है वही करंट, लेकिन डायरेक्शन का हमको पता नहीं था। तो इसके बाद लेंस लॉ ने, जिसको लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, तो उसने ये बता दिया कि
उसने बता दिया है हमको कि जो इंड्यूस्ड करंट है या जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी या इधर होगी। तो उसने बताया कि अगर इधर n और इधर n आपस में एक दूसरे को फोकस करते हैं तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा बनिस्बत s के। हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करके, मैग्नेटिक की डायरेक्शन को चेंज करके इलेक्ट्रिक जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी रुख चेंज कर सकते हैं। दूसरी उसने बता दिया कि हम मैग्नेटिक को करीब करके या दूर ले जाके इसकी ये करंट पैदा करने की खासियत को बढ़ा और घटा सकते हैं। बस इतनी सादी सी थ्योरम वगैरह की ज़रूरत जब पड़ेगी तो उसके न्यूमेरिकल उस टाइम नहीं, लेकिन छोटा सा अब काम सिर्फ पीसीबी में पार्ट निकालने के लिए बस हमको सिर्फ इतना चाहिए, जानना चाहिए। तो इसकी एक मिसाल समझते हैं कि लॉ ऑफ कन्वर्जन इसको क्यों कहते हैं। लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज हम इसको कहते हैं कि हमने एक इस पुशिंग के लिए जो एनर्जी सप्लाई किया तो लेंस लॉ हमको ये बताता है कि मैकेनिकल एनर्जी हमने दिया तो उसने हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दिया। जो कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमने तस्वर करना है इस सर्किट को कि बातें भी ये कवानीन भी समझेंगे और कुछ अपने नज़रियात भी इसके साथ जोड़ेंगे तो हमको इलेक्ट्रॉनिक्स में महारत हासिल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि एक कन्वेंशन करंट है और एक रियल है। बन ये नहीं मतलब समझने की बात करो कि लोग कहते हैं कि एक बैटरी सेल्स बना दिया मैंने कि इलेक्ट्रिक का फ्लो यूँ होता है, लेकिन बाद में ये बात डिस्कवर हो गई कि नहीं, माइनस से ऊपर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना जानो कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि होल्स से धक्का देना, क्योंकि हमने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक धक्का देना होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो हमारा काम करता है। तो होल्स को क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना वो न्यूक्लियस होता है तो उसको कदर मुश्किल होता है, और जो आउटर मोस्ट शेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको मूवमेंट करना वो काफ़ी आसान होता है। तो ये समझिए कि माइनस से करंट का फ्लो होता है प्लस की जानिब। अब आपको इसको प्लस से लेकर माइनस की तरफ लाओ तो कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये बात मैं आपको एक क्लियर करता हूँ। अक्सर आपने जब बैटरी के सेल्स या जो चुंडी वगैरह देखे होंगे या निकाले होंगे तो उसमें अक्सर केसेस में हमारा जो जिसको आप ठंडा कहते हैं वही चुंडी जो होती है वो हमारी ख़राब हो जाती है, या जो नोडल्स लगा है बैटरी के साथ तो वो ख़राब कोरोजन आ जाता है। तो वो क्यों, हालांकि प्लस में होना चाहिए था, माइनस ही सब कुछ है। माइनस ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और सबसे पहले किसी भी सर्किट में काम करने के लिए सबसे पहले ये दौड़ते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है। दूसरी बात आप समझिए कि अगर हमारे सर्किट में कहीं मसला हो जाता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर कोई ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है, ज़्यादातर ट्रांजिस्टर ही ख़राब होते हैं, तो ये सारे कंपोनेंट इस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगी। इस निज़ाम में ये ख़ासियत है। बाकी अगर हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसे सर्किटों को देख के तो ये काफ़ी आसान तर हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड कुछ भी नहीं है कि काफ़ी आसान है। ये एक सर्किट की मदद से मैं आपको समझाऊंगा, ये सारी दुनिया में आपको समझाऊंगा, आपको एक फ़र्ज़ी बातें दूंगा। देखिए, हमारे
ये हमारे पूरी निज़ाम का है, समझो एक ड्राइंग है। हमारी एक किंगडम होती है जिस तरह पहले ज़माने में, उसका पूरा ड्राइंग है जिसमें कुछ कुछ दरवाजे हैं जिसको हम डायोड से समझने की कोशिश करेंगे, कुछ रेजिस्टेंस है जो हम थोड़ी देर रुकने वाली एक आला को समझने की कोशिश करेंगे, कैपेसिटर को हम एक मोर्चाहाना समझने की कोशिश करेंगे, आईसी को हम एक प्रेसिडेंट या किंगडम का एक निगरान समझने की कोशिश करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर को हम एक किंग का दर्जा देंगे। तो यूँ करके हम ये काफ़ी दिलचस्पी से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए हम समझते हैं कि देखिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले फ्यूज़ आता है। फ्यूज़, इसको यूँ समझो, सबसे पहली बात कि हाँ, अब हमने प्लस को हाकिम और माइनस को एक महकूम मान के चलना है, या इसको किंग, पोलमैन कुछ भी हो, और इसको सर्वेंट कहते हो। एक बात लाजिम कर याद रखो कि हमारी महफूज मकाम में सबसे पहले प्लस जाता है और निकलता सबसे पहले माइनस से, और ये खासियत है कि हाकिम जंग के दौरान सबसे पहले एक महफूज मुकाम में पहुंचाया जाता है। तो आप ये तसव्वुर कर लो कि चार्जिंग के वक्त सबसे पहले हमारा उधर प्लस जाता है एक बैटरी में, और सब निकलने वाला जो चार्जर है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो हमारा माइनस है, उसको हमने सोल्जर तस्वर कर लिया, और प्लस को एक कमांडो समझ लिए, और हमारा आईसी जो है वो एक कमांडर है, जो मेन कमांडर है, जो हुक्म देते हैं। समझते हैं फ्यूज़ को। फ्यूज़ एक फ्रिज है जिसमें नोटेड होता है कि इतनी करंट यानी आने के बाद ये पड़ जाता है। तो इससे यूँ समझ लेके कि इतने हाकिम और इतने हुक्मरान अगर इस पैत पे आए तो सही है, और इसके बीच आप बढ़ गए ज़्यादा, इस रेट से बढ़ गए, थोड़ी सी बहुत चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो मैं टूट जाऊंगी। यही है हमारी फ्यूज़ की मानी। इसके बाद हमारा आता है ब्रिज। ये एक किस्म का एक दरवाज़ा है, एक मेन दरवाज़ा है जो पहले ज़माने में हुआ करती थी, जो ये वही मैनेजमेंट करता है। एक तो एसी डीसी को कन्वर्ट करता है, दूसरी सर्किट में कमांडर और हाकिम को इन लोगों को कंपोनेंट को समझना पड़ेगा जिसको हम डायोड कहते हैं, जिसमें से एक दरवाज़ा समझ लो इसको, एक किस्म का एक दरवाज़ा समझ लो इसको। करंट इधर से फ्लो होगा, उधर से फ्लो नहीं होगा। इसमें बाज़ जो है ना वो रिवर्स बायस पे मशहूर है, और बाज़ फॉरवर्ड बायस पे मशहूर है। ज़्यादातर हमारे जो एलईडी टाइप के डायोड होते हैं वो रिवर्स बायस पे मशहूर होते हैं। अब इस दरवाज़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के दरवाजे होते हैं, जिसमें ज़ीनर होता है, शॉकी, ऐसा हो गया तो शाकी बन जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लो को बढ़ा देता है, कुछ घटा देता है, कुछ महदूद सिग्नल को अंदर जाने देगा, कुछ महदूद सिग्नल अंदर आने देगा। तो ये एक मल्टीनेशनल दरवाज़ा है जिसमें सोल्जर्स एक तरफ से आते हैं, एक तरफ से नहीं आते, या इसको बढ़ाता हो जिधर हमारे सर्किट में जितनी सोल्जर की मैंने आपको एक दफ़ा फिर बताऊं कि सर्किट को आप जब ट्रायंग से की मदद से देखते हो तो ये समझो कि इस हमारे सर्किट के इस पूरी निज़ाम में कुछ लड़ाई हो रही है। अगर तुमको फॉल्टी पीसीबी आएगी रिपेयर करने के लिए तो तुमको जहन में रखना चाहिएगा कि इस निज़ाम पे कुछ अटैक हुआ है, और आपको ढूंढना है कि वो अटैक किधर हो गया है। तो अक्सर हमने देखा है कि डायोड ही शॉर्ट हो जाते हैं, ब्रिज शॉर्ट हो जाता है, हमारे ट्रांजिस्टर अक्सर शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि ये हमारे दरवाजे हैं और दरवाजे दुश्मन सबसे पहले तोड़ते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और कंपोनेंट रेजिस्टेंस है जिसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है हमारा। ये प्लस माइनस को इधर पहुंचने में ये रास्ता जब वो तय करता है तो इसमें हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, यानी हमको आगे लाइंस में इतने अमाउंट पे सोल्जर चाहिए, उतने अमाउंट पे हमको कमांडर चाहिए, तो आगे जो काम है वो होगा, इसलिए हम पालतू ये रेजिस्टेंस की मदद से निकाल लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर इसमें नोटेड होता है 15, ऐसे कुछ भी मेंशन होता है, तो ये समझो एक मोर्चा है। ये एक मोर्चा है जिसमें
एग्जैक्ट जो नोटेड होता है वही प्लस और माइनस तुमको मिलेगा। यानी वोल्टेज हमारा मान के चलो कि हाकिम है और हमारा एम्पेयर जो है ना वो महकूम है, यूँ समझो इसको। यानी इतने अमाउंट में अगर ये 400 वोल्ट का है और इसी तरह 47 यूएफ का है, तो ये समझो कि इतनी 400 प्रेशर होगी, एनी टाइम अवेलेबल होगी। जो आगे जिसके साथ जुड़े हुए हैं ये ज़्यादातर हमारी फिल्ट्रेशन और सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी बात यह है कि एक इंटरनल सर्किट को चलाने के लिए हमारे कैपेसिटर जगह जगह पे यूज़ होते हैं। अभी इस कैपेसिटर को जो सीरीज़ में लगे हुए हैं ये सारे सिस्टम को सप्लाई फराहम कर देता है। और अगर हम किसी ट्रबल शूटिंग के वक्त अगर एग्जैक्ट वोल्टेज वैल्यू वही नहीं पाए तो समझो कि ये आगे कुछ सर्किट में मसला है, और इस तरह देखते देखते आगे जाए। एग्जैक्ट अमाउंट आपको मिलनी चाहिए, अगर उससे कम हो या आगे पीछे होता रहे तो समझो तुम्हारा निज़ाम में गड़बड़ है, तुम कोई दूसरा करंट कोई दूसरा सेक्शन उसमें फॉल्ट ट्रेस करो। इसके बाद हमारा आईसी की बात आती है, तो आईसी को समझो कि एक तुम्हारा एक असिस्टेंट से हमारा जो पीसीबी बोर्ड होता है इसके सारे इंतज़ामात कहाँ क्या करना है वो हमारी आईसी देखती है। ज़्यादातर वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करने के लिए और भी कई सारे एप्लीकेशन में मुख्तलिफ़ तरह के आईसी इस्तेमाल होती है। इस तरह माइक्रो कंट्रोलर को एक प्रेसिडेंट मान लें, और इसी तरह अगर आप बातों को अपने दिल में महफूज रखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी दिलचस्प लगने लगेगा। इसी के साथ हम कुछ और ऐसे कंपोनेंट जैसे हमारा इंडक्टर है, तो इसको थोड़ा सा फ्लक्स देके ये इस फ्लक्स को बढ़ा देता है। इसको एक्टिव कंपोनेंट है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से एक तरह का मोहब्बत होता है जो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को फ्लक्स बढ़ा के देता है। इसी तरह इसके अलावा और कोई ऐसी कंपोनेंट नहीं है। सब कुछ है जो रेजिस्टर है, कैपेसिटर है और डायोड है, और ये तीन खासियतें और इंडक्टर भी हो गया, ऐसे चंद और है। लेकिन जो मेन है जिसको हमें समझना है रेजिस्टर, कैपेसिटर और डायोड को। डायोड एक मल्टीनेशनल डोर है और इस तरह रेजिस्टेंस थोड़ी सी वोल्टेज को ड्रॉप करना होता है, और कैपेसिटर हमारा स्टोरेज है। और इसी तरह अगर हम इस निज़ाम को समझते हैं तो हमें स्कीमेटिक पे हुबूर हासिल करना होगा, जिसको पढ़ना हमको यूँ आता हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सर्किट निकाल के उस गूगल से उसको रेफर कर सकते हैं, और ये काफ़ी आसान है। हमें बस इलेक्ट्रो फ्लो को समझना होगा, हमें ट्रांजिस्टर क्या करता है, कैपेसिटर क्या करता है। जितना मुख्तसर सी मैंने बताया, अगर ये बात आप जहन में रख ले तो आपको बड़े बड़े लेक्चर सुनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।